आज हम बाबा के गुरुकुल में NCERT के क्लास 6 वसंत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते निबंध को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निबंध क्या होता है। एक छोटा लेख किसी एक विषय पर, ठीक है। तो अब हम इस निबंध को देख लेते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटे। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करने से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाए। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो अब हम इस कविता के कवयित्री हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर 1880 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 साल की थी बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती है और सुबह क्यों नहीं आती।
दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो अब हम इस निबंध के प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। निबंध से का पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखते के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना आदि प्रकृति के जादू हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनके मित्र ने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। इसलिए लेखिका का मानना है कि वह कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वह उन चीज़ों की चाह जरूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो ठीक है, देख लेते हैं। हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियाँ में नई कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ की बनावट को छूकर और सहलाकर पहचान लेती थी। ठीक है, तो अपने अगले प्रश्न 5वें नंबर पर बढ़ते हैं। जब इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़रों में इसका क्या अर्थ हो सकता है? हमारी आँखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं निबंध से आगे। तो ये पहला है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ समूह चर्चा करो। तो आप जब अपने घर से स्कूल की तरफ निकलें तो सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, ध्यान से देखें और उन पर चर्चा आपको स्वयं ही करनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने क्या क्या देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो इस पे आपको लिखना है, कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आँखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाता होगा। तो आप इसी प्रकार के और चीज़ों को भी लिख सकते हैं जो आपको समस्या लगती है कि हम अगर नहीं सुन सकते हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तुम्हें किसी ऐसी
व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो इसे आप स्वयं से करना है। जैसे किसी भी ध्वनि को सुनकर वह कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है, किसी भी चीज़ को चख कर वह क्या है और कैसे अनुभव करते हैं, सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ की अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न आप स्वयं पूछेंगे। ठीक है, तो हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। चार इंद्रियाँ कौन, जैसे से सूंघ के, चख के, सूंघ कर और छू कर। तो सुनकर हम क्या करते हैं, कोयल का मधुर स्वर, कौवे की कर्कश स्वर, माँ की नाराज़गी भरी पुकार, गीत सुनकर, गायक की पहचान, बाफड़ सुनकर, नेता की आवाज़ आदि को पहचानते हैं। चखकर हम क्या देखते हैं, चखकर सेब या आम की मिठास, अचार की खटाई, करेले की कड़वाहट आदि को हम पहचानते हैं। सूंघकर हम क्या करते हैं, फूलों का गंध, गैस का रिसाव आदि चीज़ों का हम सूंघकर पता लगा सकते हैं। छूकर हम क्या देखते हैं, शरीर का तापमान, कपड़ों के प्रकार, कि वो मखमली है कि ऊनी है, किस प्रकार के कपड़े हैं, हम छूकर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है भाफा का बात। पहला प्रश्न हमारा इसमें है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं और बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। तो हमें बताना है कि चिकना किस चीज़ का स्पर्श होता है, तो चिकना तेल, घी और क्रीम। ठीक है, दूसरा देखते हैं मुलायम। मुलायम किसका होता है, रेशम का कपड़ा, मखमल आदि चीज़ों का जो स्पर्श होता है मुलायम होता है। सख्त क्या होता है, सख्त होता है लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं खुरदरा। खुरदरा क्या होता है, लकड़ी, छाल, खुरदरे होते हैं। चिपचिपा क्या होता है, गोंद। भुरभुरा क्या होता है, रेत। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और सारा कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञा क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञा भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होती है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देखकर या छूकर नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें पहचान कर लिखो। तो हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास। तो हम भाववाचक संज्ञा और मूल शब्द देख लेते हैं और इन्हें बता देते हैं कि क्या है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो भोलापन, इसका जो मूल शब्द है वो भोला है और ये विशेषण है। मिठास, इसका मूल शब्द है मीठा और ये विशेषण है। भाववाचक संज्ञा क्या है, भूखा। जो यहाँ पे भूख लिखा है, भूख, भाववाचक संज्ञा भूख और मूल शब्द क्या है, भूखा। ये क्या है, विशेषण है। भाववाचक संज्ञा क्या, शांति और मूल शब्द क्या है, शांत। ये भी विशेषण है। बुढ़ापा, बूढ़ा और ये विशेषण है। घबराहट, मूल शब्द क्या है, घबराना। ये क्या है, क्रिया। बहाव,
इसका मूल शब्द है बहाना, ये क्या है? क्रिया है। फुर्ती, इसका मूल शब्द है फुर्तीला, ये क्या है? विशेषण है। ताजगी, मूल शब्द ताज़ा, ये क्या है? विशेषण है। मजदूर, इसका मूल शब्द मजदूर ही है और इसे संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? एहसास, और इसका मूल शब्द क्या है? एहसास ही है और ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, तरस, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ हैं। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, अवधि, अवधि में, मैं, मेल, मैल, और, दिन, दीन, सिल, सील। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अवधि। अवधि क्या है? इतनी कम अवधि में आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। अवधि, अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें हम में का प्रयोग देख लेते हैं। सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। ठीक है, मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। मैं केरला का निवासी हूँ। ठीक है, मैल, साबुन लगाने से शरीर का मैल निकल जाता है। और यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। ठीक है, और का हम देख लेते हैं। रामू और रज्जन कहाँ गए थे? दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। सिल पर मसाला पीसा जाता है। सील स्वभाव मनुष्य में होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।